शहादत हसन मंटो कहते हैं, आप शहर में खूबसूरत और महंगी महंगी गाड़ियाँ देखते हैं। ये खूबसूरत और महंगी गाड़ियाँ कूड़ा करकट उठाने के काम नहीं आ सकती। गंदगी और कचरा उठाकर बाहर फेंकने के लिए कई और गाड़ियाँ मौजूद है जिन्हें आप कम देखते हैं, और अगर देखते हैं तो फौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। इन गाड़ियों का वजूद जरूरी है और उन औरतों का वजूद भी जरूरी है जो बदनाम गलियों में रहकर आपकी गंदगी उठाती है। अगर ये औरतें ना होती तो हमारे सब गली कूचे हवस भरी मर्दों के गंदी हरकत से भरे होते। इसके जरिए शहादत हसन मंटो कहना चाहते हैं कि बदनाम गलियों की औरतों का वजूद नहीं होता तो समाज के सभी महिलाएं सुरक्षित नहीं होती, हवस भरे मर्दों की नजरों का शिकार हुई होती। आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? भारतीय संस्कृति में सेक्स इस टॉपिक पे चार लोगों के बीच या यूं कहे कि खुल के बात करना टैबू यानी निषिद्ध माना जाता है। फिर भी दुनिया में जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़कर हमारा देश नंबर 1 पे जा बैठा है। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस यानी प्रोस्टिट्यूशन की आज की सैड रियलिटी देखेंगे। प्रोस्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग है पैसे के बदले सेक्स रिलेटेड सर्विस देना, फिर चाहे वो खुद के मर्जी से हो या फिर दूसरे के। जिस एरिया में ये वर्कर्स काम करते हैं उसे रेड लाइट एरिया कहा जाता है, और जिस जगह पे ये काम करती है उसे ब्रोथल यानी कोठा या वैश्यागृह कहा जाता है, और उसे चलाने वाली को मैडम कहते हैं। इतना डिटेल में बताने का कारण आपको आगे का वीडियो ठीक से समझने में आसानी होगी। इंडिया में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है वेस्ट बंगाल का सोनागाछी, दूसरे नंबर पे आता है मुंबई का कामाठीपुरा, उसके बाद दिल्ली का जीबी रोड, पुणे का बुधवार पेट, और ऐसी बहुत सारी रेड लाइट एरियाज इंडिया में है। लेकिन इंडिया में टोटल कितने प्रोस्टिट्यूट्स है इसका अधिकृत नंबर गवर्नमेंट के पास नहीं है। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री यानी वेश्यावृत्ति ये सालाना 60 से 80 हज़ार करोड़ रुपीस का बिजनेस है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई अधिकृत नंबर नहीं है जिससे ये पता चले कि इंडिया में कितने सेक्स वर्कर्स है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल वर्कर्स, एनजीओज जैसे कि जॉइंट यूनाइटेड प्रोग्राम ऑन एड्स, इनसे मिले डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑफिशियली 8.25 लाख सेक्स वर्कर्स है। और अगर हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सेक्स वर्कर्स इस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो इंडिया में 30 लाख से भी ज़्यादा महिलाएं और बच्चे इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इंडिया में 80 हज़ार करोड़ रुपीस पर ईयर वाला ये बिजनेस है, लेकिन ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स की जिंदगी बेहद गरीबी में गुजरती है। कुछ एक तो अलग अलग बीमारियों से घिरी होती है, उसमें से HIV एड्स ये मुख्य बीमारी है, और हालात इतने बुरे होते हैं कि उन बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते। तो यहाँ पे सवाल आता है कि कई हजारों करोड़ रुपीस के बिजनेस में इन्वॉल्व ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स क्यों इतनी ज्यादा गरीबी में जीती है। इसका जवाब है कि इस बिजनेस में इन्वॉल्व कोठे, इलीगल मसाज पार्लर्स, एस्कॉर्ट सर्विसेज, बार्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इनको चलाने वाले गैंगस्टर्स और क्रिमिनल लोग ये इस बिजनेस में ज्यादा पैसे कमाते हैं। और एक्चुअल जिनका शोषण होता है यानी प्रोस्टिट्यूट्स वो गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन जीती है। इतना ही नहीं, 30% प्रोस्टिट्यूट्स को शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। बहुत से मामलों में ये देखा जाता है कि इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग नशे करके आते हैं और इन्हें बेहद बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स को शारीरिक हिंसा का शिकार होने के साथ साथ विदाउट प्रोटेक्शन यानी निरोध का इस्तेमाल न करते हुए भी संबंध बनाने पड़ते हैं। और ऐसे मामलों में उत्पीड़न का शिकार हुई लड़कियां किसी को कुछ कह भी नहीं पाती। मेरा पैर पकड़ा था, रोग कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया, 3 महीना। यही कारण है कि ये जहाँ काम करती है उस रेड लाइट एरिया के नाम में लाइट है, लेकिन इनके जीवन में लाइट नहीं बल्कि अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि इतनी बुरी और खतरनाक इंडस्ट्री में लड़कियां आती क्यों है, और अगर आती है तो सब कुछ सहते हुए यही की होकर क्यों रह जाती है, बाहर क्यों नहीं निकल पाती। तो सेक्स वर्कर्स पे किए गए सर्वेज बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में 80% महिलाएं और बच्चे मानवीय तस्करी द्वारा लाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानवीय तस्करी ये हथियार और ड्रग्स तस्करी के बाद तीसरे नंबर पे आती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सिर्फ इंडिया में 2019 से 2021 इन 2 सालों में ही 10 लाख महिलाएं मिसिंग है। इनमें से 18 साल से ज्यादा उम्र वाली 3,75,000 महिलाएं सिर्फ 2021 में ही
मिसिंग हुई है और इनमें से ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन 2 राज्यों से ही मिसिंग है। तो मानवीय तस्करी द्वारा प्रोस्टिट्यूशन में लाई गई महिलाएं, लड़कियां और 18 साल से कम उम्र वाली लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट्स बनाने के लिए बेहद ही बेरहम तरीके अपनाए जाते हैं। वो प्रोस्टिट्यूट्स बनने में जितना ज्यादा टाइम लगाएगी उतना ज्यादा उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन महिलाओं को और लड़कियों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके प्रोस्टिट्यूट्स बना भी दिया तो भी उन्हें टॉर्चर करने का सिलसिला बहुत दिनों तक चलते ही रहता है, क्योंकि वो मार्केट में नहीं होती है तो उन्हें कस्टमर्स भी ज्यादा होते हैं। उन्हें दिन में 8 से 10 कस्टमर्स को या उससे भी ज्यादा कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ता है। अगर उन्होंने 4-5 कस्टमर से ज्यादा कस्टमर्स लेने से मना किया तो फिर से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा बनी प्रोस्टिट्यूट्स को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से नरक यातनाएं भुगतनी पड़ती है। अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश में पकड़ी जाती है तो उनके साथ बेहद बुरी तरह से मारपीट की जाती है। कभी कभी तो ये इतनी ज्यादा होती है कि उसमें वो मारी भी जाती है। इतना कुछ भुगतने के बाद इस तरह से प्रोस्टिट्यूशन में आई लड़कियां एक जिंदा लाश की तरह जी रही होती है, जिनके सांसों पे भी उनके कोठे वाली मैडम का हक होता है और उनका काम होता है सिर्फ अपना शरीर बेच के अपने कोठे वाली मैडम को पैसे कमा के देना। कई मामलों में तो ये देखा जाता है कि कोठे वाली मैडम के लिए उसके कोठे की प्रोस्टिट्यूट्स पैसे कमा कर देने वाली मशीन्स होती है। यानी इन प्रोस्टिट्यूट्स को दूसरों को पैसे कमा कर देने के लिए खुद को बेचना पड़ता है, हर रोज बेचना पड़ता है, बार बार बेचना पड़ता है। इतना ही नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा प्रोस्टिट्यूशन में लाई गई लड़कियों के पास उनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड ये नहीं होते और इस कारण उन्हें गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली किसी भी सुविधा का लाभ मिलने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एड्स या टीबी जैसी बेहद सीरियस बीमारी हो तो भी इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में ट्रीटमेंट मिलने में परेशानी होती है। कोविड के टाइम जब सारी दुनिया अपने घरों में बंद थी तब रेड लाइट एरिया की इस कम्युनिटी का इनकम पूरी तरह से बंद हो गया था। उनके प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने प्रोस्टिट्यूट्स को फ्री राशन दिया और उनके बैंक अकाउंट्स में कोविड रिलीफ फंड के रूप में 15,000 रुपीज़ डायरेक्ट अमाउंट डालकर उनकी हेल्प की थी। लेकिन ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स जिनके कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं थे, उनके बैंक अकाउंट्स भी नहीं थे और इस कारण उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा बैंक अकाउंट्स में मिलने वाली हेल्प लेने में कठिनाइयाँ हुई थी। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि कोविड की सिचुएशन में पूरे इंडिया में ना तो केंद्र सरकार और ना ही किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूट्स को हेल्प की थी। सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही राज्य की ऑलमोस्ट सभी प्रोस्टिट्यूट्स को हेल्प की थी। ऐसा नहीं है कि सभी प्रोस्टिट्यूट्स को जबरन इस दलदल में लाया जाता है। कुछ अपनी गरीबी और मजबूरियों के कारण खुद ही यहाँ पे आती है और खुद के मर्जी से ही देह व्यापार करती है। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने किसी भी अडल्ट भारतीय को खुद के मर्जी से सेक्स वर्क करना लीगलाइज किया है, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो। बस उनका पब्लिक प्लेस पे ऐसा करना इलीगल है। तो भले ही वो खुद के मर्जी से सेक्स वर्कर्स बने हो, लेकिन बहुत बार इन्हें भी कस्टमर्स द्वारा बेहद बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। कहा जाता है कि इनके बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है, लेकिन आज के तारीख में हमारे समाज का सबसे बड़ा पीड़ित घटक अगर कोई है तो वो प्रोस्टिट्यूट्स है। क्योंकि हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूशन, रेड लाइट एरिया या ऐसे दलदल है जहाँ कोई भी महिला जाना पसंद नहीं करती, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती है और वहाँ की महिलाओं को हमारे सभ्य समाज में आसानी से वापस स्वीकारा नहीं जाता, क्योंकि इज्जत महिलाओं का गहना है। ऐसे मानने वाले समाज में उनके लिए ना के बराबर जगह होती है। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। अगर गहराई से सोचा जाए तो चुनाव जीतने के बाद भी सत्ता के लालच में और कुछ पैसों के लिए दल बदलने वाले और खुद की जेब भरने के लिए देश बेचने वाले नेताओं से बेहतर तो वो सेक्स वर्कर्स है, जो मजबूरी में ही सही लेकिन समाज के हवस भरी मर्दों की हवस मिटाती है, जिस कारण एक तरह से सभ्य समाज के महिलाएं सुरक्षित है। आज हम लोग इसलिए इस फील्ड में हैं क्योंकि आपके भाई, आपके पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त चाहता है हम लोग को, इसलिए हम लोग ये फील्ड में हैं। और हम दूसरे फील्ड में जाते भी हैं तो हमको काम देते नहीं, हमसे एक ही चीज उम्मीद करते हैं लोग। आज की डेट में बहुत सारी एनजीओज इन पीड़ित महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए वर्क करती नजर आती है, लेकिन
दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट को बेहद सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने और समझने को मिला हो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें।